कॉन्स्टिट्यूशन के PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज इन रिगार्ड टू आर्टिकल। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को क्या बोला जाता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी बोला जाता है और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स फॉल करता है। बताइए आप भी ऑप्शन। आर्टिकल 13 का क्लोज 1 डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात करता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू। कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स फॉल करता है आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में। तो इसका क्या आंसर होगा? ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? नहीं। टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन और सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है ये। ठीक है, तो सी में ओनली सिटीजन दे दिया, बी में ओनली नॉन सिटीजन दे दिया, दोनों रॉन्ग हो गए। और फर्स्ट में दे दिया प्री कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, तो ये भी नहीं। तो डी ऑप्शन देखिए, टू ऑल लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब दोनों पे अप्लाई होता है ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, अब नेक्स्ट है लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लोज 3 सब क्लोज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। क्या क्या है लॉ की डेफिनेशन में? क्या क्या है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ये सारे सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों ही होंगे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन सा आर्टिकल देता है? बताइए अभी आप लोग भी। जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है आर्टिकल 13। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो किसी भी आर्टिकल को, जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पहले मतलब कमेंसमेंट से पहले वो बन चुका है, तो डायरेक्ट उसको ऐसा नहीं है कि हटा देंगे, उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजेंगे, उसके बाद में उसको हटाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग केस ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का लीडिंग केस क्या होगा? तो ऑप्शन है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जगन्नाथ प्रसाद वर्सेस यूपी, और नेक्स्ट है भिखाजी वर्सेस MP। बिल्कुल, भिखाजी वर्सेस MP जो है वो लीडिंग केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्बिट ऑफ द एक्सप्रेशन लॉ एज डिफाइंड इन आर्टिकल 13 क्लोज 3 सब क्लोज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स दैट द पैरामाउंटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड्स टू। मतलब इसका हुआ कि द एम्बिट ऑफ द एक्सप्रेशन लॉ जो डिफाइन किया गया है आर्टिकल 3 सब क्लोज 3 क्लोज 1 में, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो सुप्रीमेसी है, पैरामाउंटेसी है, वो कहाँ तक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेरी लॉज एज सच एज ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन एज वेल एज परमानेंट लॉज एज सच एक्ट्स, जो भी एक्ट्स होंगे उस पर बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देख लेते हैं स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर कभी भी खुद के रूल्स खुद ही बनाती है। फिर आता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, और कस्टम और यूजेस इनका खुद का अलग से होता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वॉट इट हेल्ड दैट अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 वुड बी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13 क्लोज 2 का कौन सा केस होगा? लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 वुड बी सब्जेक्ट टू द आर्टिकल, ये रहे केसेस, बताइए कौन सा होगा? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो कि क्लोज 13 क्लोज 1 में अप्लाई होती हैं, तो ये किसके ऊपर है? ओनली प्री नहीं होगा, टू द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है टू ऑल लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 वुड लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है,
ये रहे इसके ऑप्शन। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसका जो केस होगा वो होगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अ लॉ विच डिसक्वालिफाइज अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पंच और सरपंच इज वैलिड। ये वैलिड है एंड नॉट वॉयलेट द वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करती हैं। ये कौन से केस में, रिसेंट केस में बताया गया था? तो ये केस दे रखे हैं 4। आप बताइए इसमें ऑप्शन, पहले आप सोचिए फिर मैं बताती हूँ। ये केस है, वैसे हिंट दे देती हूँ कि हरियाणा का ही है। तो हरियाणा का कौन सा है? जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो ये इसके अंदर नहीं आता, फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, इसलिए आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं करता है ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट। केस लो वाली लिस्ट आ गई। चलिए, तो अब इनमें से अगर 1 या 2 भी आते होंगे तो भी सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का, वो था कौन सा केस था? बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मतलब बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नज़र आ गया। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, बाशिशरनाथ वर्सेस सीआईटी, इनकम टैक्स कमीशन जिसकी फुल फॉर्म है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का केस है बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालसरा। और डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी का केस है कौन सा है? केसर हिंद प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस NTC। ठीक है। ये भी UPSC में पूछा गया था। मतलब ये सारे PYQs है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे सब के सब। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। द इक्वलिटी प्रोविजन that is Article 14 of the Constitution of India has been influenced by the Constitution of कहाँ के Constitution से influenced हुआ था? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुआ था ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आंसर छुपा देती हूँ मैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 अवेलेबल टू होम। आर्टिकल 14 किसके किसके लिए हैं? सिटीजन, नॉन सिटीजन, बोथ। डेफिनेटली दोनों के लिए है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है द राइट टू इक्वलिटी प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम। राइट टू इक्वलिटी किस किस से प्रिवेंट करती है? मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, सिर्फ इससे ही थोड़ी करती है। मेकिंग 3% रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकेप पर्सन, मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, गिविंग रिजर्वेशन दिया जाएगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ST इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन टू एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या क्या होगा। इसका आंसर होगा D। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चलिए स्टेटमेंट के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट 1 बात करता है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मीन्स दैट इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या करता है कि ऑल पर्सनस आर नॉट इक्वल। बिल्कुल सही है कि ऑल पर्सन इक्वल नहीं है बाय लॉ, बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस। मतलब बिल्कुल सही है ये इसका। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा फर्स्ट, कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट। ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है जो उसका क्लियर एक्सप्लेन करता है। ठीक है। आर्टिकल 14 डज नॉट एनकम्पास, मतलब किसके अंदर आर्टिकल 14 नहीं आता है? आर्टिकल 14 में क्या नहीं आता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो एक अलग ही आर्टिकल हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द राइट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एसर्शन और रीजन का। चलिए एसर्शन पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस।
बिल्कुल सही है। जिसने चोरी की उसके लिए सेम जगह, दो पर्सन है अलग अलग जगह चोरी की है तो दोनों के लिए सेम पनिशमेंट होगी। अब रीज़न बता देते हैं इसके। ऑल पर्सन आर नॉट इक्वल बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस, ये भी सही है, मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये फिर से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, ये देखिए इतनी बार पूछा गया है। The right to equality before the law contained in Article 14 of the Constitution. The right to equality before the law contained in Article 14 of the Constitution of India is available to, ये किसके किसके लिए अवेलेबल है? नेचुरल पर्सनस ओनली, लीगल पर्सनस ओनली, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल पर्सनस, बिल्कुल ऑल पर्सनस, वेदर नेचुरल और लीगल, सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the guiding principle of the Article 14 is that all persons and things similarly circumstances shall be treated alike both in respect of privileges conferred and liabilities imposed was had। मतलब ऐसा है कि इसमें ऐसा बात करी गई है कि जैसे किसी ने चोरी की है, दो पर्सन ने, तो दोनों के लिए सेम पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रीविलेजेस भी सेम होना चाहिए, अगर प्रीविलेजेस मतलब फ़ायदा वगैरह कुछ है तो भी सेम होना चाहिए। आर्टिकल 14 का मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया है? ऑप्शन देख के बताइए। तो इसका जो ऑप्शन है वो सतीश चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, पहले ऑप्शन छुपा देती हूँ मैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊँगी। गिव रेस्पॉन्स टू द स्टेटमेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू, मतलब क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है? लॉज एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, क्या सिर्फ लेजिस्लेचर के लॉज इंक्लूड है? नहीं। ऑर्डर पास्ड बाय एग्जीक्यूटिव, क्या ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव वाले ही पास होंगे इसके अंदर, वो इंक्लूड है? नहीं। नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ओनली, सिर्फ गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन ही अलाउ है क्या इसके अंदर इशू होंगे? नहीं है। तो डी ऑप्शन है, लॉज एनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉ इन द मैरिजेबल एज ऑफ अ बॉय 21 ईयर्स एंड अ गर्ल 18 ईयर्स। कभी किसी के माइंड में आया हो कि बॉय की तो 21 ईयर रखी और गर्ल की 18 ईयर क्यों रखी, क्या ये गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब किसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है कि इसके अंदर सोशली देखा जाता है, मेंटली, फिजिकली, ये जो मैच्योरिटी होती है उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बॉय की जो एज होनी चाहिए वो 21 होनी चाहिए और गर्ल की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। तो इसके अंदर ऑफेंड नहीं है आर्टिकल 14 के अंदर, तो डज नॉट ऑफेंड, ये ऑफेंड नहीं है, वॉयलेशन नहीं करता है। तो बी ऑप्शन होगा इसका कि आर्टिकल 14 के अंदर ये नहीं करता है, ठीक है, इसका वॉयलेशन नहीं करता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट। आर्टिकल 14 किसको प्रोहिबिट नहीं करता है? क्लास क्लासिफिकेशन, क्लास लेजिस्लेशन, क्लासेस को मतलब अलग अलग कास्ट के हैं तो क्या आप उनमें थोड़ी ना कर सकते हो पार्शलिटी। स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी इंडिविजुअल को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। ट्रीट अनइक्वल एट एन इक्वल फुटिंग, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो कि अभी हम जस्ट पढ़ चुके हैं ऊपर वाले ऑप्शन में कि ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाला था, बॉय की 21 और 18 गर्ल की रखी गई है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, तो ये प्रोहिबिट नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के लिए? राइट टू 6 फ्रीडम्स नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ बिल्कुल होगा ये तो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, सिटीजन नॉन सिटीजन्स के अलग अलग होते हैं, बाहर वाले हैं तो कुछ कल्चर अलग होंगे, उसके एजुकेशन राइट्स अलग होंगे। द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग ही होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन आर्टिकल 14 हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? ये भी लिया गया अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डाइसी, डाइसी कौन थे? एवी डाइसी, जो कि इंग्लैंड के थे ऑथर। इन्होंने बताया कि द मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ मे बी डिस्कस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। रूल ऑफ लॉ किसके अंदर बताया गया है? ये 4 ऑप्शन है। आफ्टर लॉ नहीं होगा, फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ भी नहीं होगा, इक्वलिटी अंडर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसका आंसर होगा डी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑल पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, सही है।
रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है इन सब में से? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसका आंसर होगा सी, थर्ड ऑप्शन। एनी पर्सन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेनोट्स, कोई भी पर्सन जो होगा उसका क्या होगा? एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बोथ सिटीजन्स, नॉन सिटीजन, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। ये तो बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। एनी पर्सन इज प्रीफर्ड एज इंडिविजुअल ओनली, नहीं होगा। एनी पर्सन इंक्लूड्स ओनली द फॉरेन टूरिस्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एडोप्टेड न्यू अप्रोच, को एडोप्ट करता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इसको कौन एडोप्ट करता है? कौन से केस में बात करी गई है इसकी? ईपी रोयप्पा के केस में, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के। अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी में क्या बोला गया है कि मनमानापन नहीं चलेगा। तो ये लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मस्ट अप्लाई इक्वल टू ऑल, आर्बिट्रेरी कैन नॉट, आर्बिट्रेरी नहीं चलेगी, मनमानापन नहीं चलेगा। ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन छिपा देती हूँ पहले मैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ ओनली लेडी प्रिंसिपल्स और लेडी टीचर्स इन अ वुमेन्स कॉलेज, क्या ये वॉयलेशन है या नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है।